जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। मैं एपी सर उपस्थित हूँ आज का लेक्चर को लेकर। पिछले क्लास में हम लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का तीसरा लेक्चर किया था और उसमें हम लोग पढ़े थे, कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, फिर आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन उसके बारे में हम लोग पढ़े थे, फिर लाइट का पार्टिकल नेचर ये हम लोग नहीं पढ़े थे, फोटोन के बारे में। ठीक है, तो ये हम लोग आज पढ़ेंगे और हम लोग आज साथ ही साथ पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि हम लोग जो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हम लोगों ने जो पढ़ा, ठीक है, ये देखिए आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, यहाँ पर ये जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा ये इक्वेशन, तो आइंस्टाइन साहब के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं। ठीक है, सबसे पहला आप ये जानिए स्टोरी ऑफ आइंस्टाइन। थोड़ा सा आपको जानना चाहिए क्योंकि फिजिक्स में बहुत ही नाम है और उपलब्धि भी है इनका। आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इनका जन्म 1879 में हुआ था और 1955 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सन 1880 से एक साल पहले यानी 1879 में जर्मनी नामक एक स्थान पर अल्बर्ट आइंस्टाइन आज तक के भौतिकविदों में सर्वाधिक महान जितने भी फिजिसिस्ट हुए, आज तक जितने भी फिजिसिस्ट हुए, उन सारे फिजिसिस्ट में से सबसे ग्रेट फिजिसिस्ट माने जाते हैं। कौन? अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो उन्होंने 1905 में, मतलब 1905 में उन्होंने पाथ ब्रेकिंग पेपर है ना, 3 पेपर पब्लिश किया। पाथ ब्रेकिंग टॉपिक पर उन्होंने 3 पेपर पब्लिश किया और 3 क्रांतिकारी शोध पत्रों से आरंभ हुआ। ठीक है, मतलब वहाँ पर जो 3 पेपर्स थे उस पर उनका रिसर्च स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहला जो उनको जो हुआ, मतलब सबसे पहला फर्स्ट पेपर जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया नेशन को, वो था लाइट, क्वांटा, और उसको अभी फोटोन बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वांटा जो था, क्वांटा पे उन्होंने सबसे पहला प्रथम शोध पत्र में प्रकाश यानी क्वांटा फोटोन, जिसको अब फोटोन कहा जाता है, उसकी धारणा प्रस्तुत किए और प्रकाश वैद्युत प्रभाव मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के उसकी लक्षण की व्याख्या की, है ना। उसका जो प्रॉपर्टीज था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, प्रॉपर्टीज कह लो या सिम्टोम कह लो, है ना, उसकी व्याख्या की, जिससे उनको ये पता चला कि फीचर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। एंड इन द सेकेंड पेपर ही डेवलप्ड अ थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन। ठीक है, तो अपने दूसरे शोध पत्र में उन्होंने ब्राउनियन गति के सिद्धांत का विकसित किया, जिसकी कुछ वर्षों के बाद एक्सपेरिमेंटल पुष्टि की गई। ठीक है, और वहां से मैटर का जो आणविक चित्रण है ना, मैटर का जो आणविक चित्रण है यानी एटॉमिक पिक्चर ऑफ द मैटर, उनका साक्ष्य उपलब्ध कराया। और तीसरे पत्र में, उनके तृतीय शोध पत्र ने अपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत को जन्म दिया।
ठीक है, मतलब सन 1916 में उन्होंने आपेक्षिकता के व्यापक सिद्धांत को प्रकाशित किया। आइंस्टाइन के कुछ अन्य महत्वपूर्ण योगदान हैं, जैसे आपका उनका और क्या क्या है, सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट लेटर कॉन्ट्रीब्यूशन आर, उनका बाद में जो आया वो क्या है, द नेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन इंट्रोड्यूस्ड इन एन ऑल्टरनेटिव डेरिवेशन ऑफ प्लैंक्स ब्लैक बॉडी, रेडिएशन लॉ एंड स्टैटिक मॉडल ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, अगर मैं हिंदी में कहूं तो आइंस्टाइन साहब ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण योगदान दिए, जैसे कि आपका उद्दीपित उत्सर्जन की धारणा जो प्लांक कृष्णिका विकिरण नियम के एक वैकल्पिक व्युत्पन्न में प्रस्तुत की गई है। विश्व का स्थैतिक प्रतिरूप जिसने आधुनिक ब्रह्मांड को आरंभ किया। किसी गैस के स्थूल बोसान की क्वांटम सांख्यिकी तथा क्वांटम यांत्रिकी, मतलब दो चीज, क्वांटम मैकेनिक्स, और 1921 में ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू थ्योरेटिकल फिजिक्स एंड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो आप एक चीज समझ लो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो खोज किया गया था वो हर्ट्ज साहब के द्वारा खोज किया गया था, बट इन्होंने जितना रिसर्च किया इस पर, तो इस रिसर्च के लिए इनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही इनको मिला था नोबेल प्राइज। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ दिया उन्होंने, स्टैटिक मॉडल ऑफ द यूनिवर्स दिया उनको, है ना, विच स्टार्टेड मॉडर्न कॉस्मोलॉजी, है ना। उसके बाद क्वांटम स्टैटिक्स ऑफ गैस ऑफ मासिव बेसॉन, है ना। तो ये सारा चीज़ उन्होंने दिया। तो ये हम लोग, इसलिए आइंस्टाइन साहब को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनका दिया गया। अब यहाँ पर देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स थे वो भी पढ़ चुके थे। आफ्टर दैट एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी पढ़ चुके हैं। आफ्टर दैट डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है, ये पढ़ना बाकी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो देखिए इसमें उन्होंने क्या कहा है। ठीक है, तो इसके पहले कि मैं आपको डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन बताऊं, थोड़ा सा मैं आपको फोटोन के बारे में मैंने बताया था शायद आपको, मुझे जैसा याद है, मैं चेक कर लेता हूं कि अगर इस स्लाइड में मैंने बताया है कि नहीं बताया है। मुझे लग रहा है कि मैंने बताया है। ठीक है, तो ये भी पता चल जाएगा। हाँ, मैंने बताया आपको फोटोन के बारे में। ये देखिए, फोटोन के बारे में सबसे पहला क्लास मैंने बताया था आपको। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन के बारे में बताया था। तो फोटोन का जिक्र हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो यानी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जो होता है वो फोटोन का, ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ मैटर, है ना, ये हम लोग पढ़ेंगे। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। तो सबसे पहला देखिए क्या क्या पॉइंट्स बताया गया। सबसे पहला बताया गया कि वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। सबसे पहली बात कि ये जो वेव थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, यानी लाइट को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोला गया है। तो इसमें सबसे पहले जिस फेनोमेनन का एक्सप्लेन किया गया वो है आपका है इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये जो तीनों टॉपिक है आपका, ये आपको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, जो कि आपको प्रीवियस लेक्चर में नहीं, जो कि मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी इसमें देखिए और क्या बात है। ऑन द अदर हैंड क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सक्सेसफुली
एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड एक्सरे स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी चीज़ हैं ये सारी चीज़ें मतलब कि क्वांटम थ्योरी, जैसे आपका दूसरे तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जो वेव नेचर ऑफ जो मैटर है वो आपका क्या क्या एक्सप्लेन करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है, कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करता है एंड एक्सरे स्पेक्ट्रा। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है, बट हम लोग यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, तो अभी जैसे और क्या पॉइंट्स इसमें हो सकते हैं, दस रेडिएशन हैव डुअल नेचर, यानी कि रेडिएशन जो है उसका डुअल नेचर है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इसमें वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में इसमें कई सारे साइंटिस्टों ने योगदान अपना दिया है। ठीक है, इसमें कई सारे वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया है, क्योंकि जब आप वेव ऑप्टिक्स जब आप पढ़ोगे तो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है बहुत अच्छे से बताया गया है जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो जब भी मैं आपको वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊँगा तो मैं आपको ये पूरी बात अच्छे से बताऊँगा, क्योंकि सबसे पहले जैसे न्यूटन साहब आए, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने बताया न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिया, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर शो करता है, वेव नेचर शो नहीं करता है। तो इस तरह से कई सारे साइंटिस्ट आते गए और कई सारा बात लाइट के बारे में बताते गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ही हम लोग लाइट बोल रहे हैं, आई बात सुन में। तो और भी मतलब लाइट जो है वो विजिबल रेंज में आता है, और भी कई सारा जो है यूवी रेज है, आपका एक्सरेज है, गामा रेज है, ये सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसको कह सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें उन्होंने कई सारी बातें बताई। उसके बाद आइंस्टाइन साहब आए, फिर आपका मैक्सवेल साहब आए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं कि मुख्यतः न्यूटन साहब जो थे उन्होंने मतलब हुआ क्या, आपको शुरू से मैं थोड़ा सा बताता हूँ, आपको 2 मिनट लगेगा, आप अच्छे से सुन लो। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। सन 1637 में, ठीक है, प्रकाश का सबसे पहला मॉडल दिया गया था। कब दिया गया था? 1637 में लाइट का सबसे पहला मॉडल प्रस्तुत किया गया था, और स्नेल नियम को वहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया था, स्नेल्स लॉ को। ठीक है, उसके बाद 1637 के बाद तो यहाँ पर उस समय जो मॉडल दिए गए 1637 में जो मॉडल दिया गया 1637 में इसमें यह बताया गया कि जो अंतरापृष्ठ होती प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन का, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के जो नियमों की एक्सप्लेनेशन दी गई, उसमें आपको कनिका मॉडल जो है मतलब क्या कह सकते हो उसको, पार्टिकल नेचर है ना, वो मॉडल आपका प्रस्तुत किया गया। और यहाँ पर कनिका मॉडल जो ये किया गया प्रस्तुत किया गया, उसमें यह देखा गया कि यदि प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है, मतलब नॉर्मल की तरफ अगर बेंड होती है, तब दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो जाती है। ठीक है, मतलब कहने का ये मतलब है कि ऐसा बताया गया अगर रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है और यहाँ से ऐसे आई और इसको ऐसे जाना चाहिए, बट ये ऐसे नहीं गई, ऐसे गई, नॉर्मल की तरफ मुड़ी, तो यहाँ पर अगर इसकी स्पीड v1 है, इस लाइट की स्पीड, और इसकी स्पीड v2 है, तो v2 इज ग्रेटर देन v1, ये हुआ। ठीक है, यानी प्रकाश मतलब लाइट जब रेयर से जब डेंसर में जा रही है तो उसकी स्पीड बढ़ जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी, ऐसा बताया गया। उसके बाद आइजैक न्यूटन ने उन्होंने ये भी बताया कि मतलब जो ऑप्टिक्स में उन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब प्रस्तुत किए, उन्होंने अधिक, उनकी जो सबसे फेवरेट बुक था उनका न्यूटन साहब का, उन्होंने अपने बुक्स को सबसे ज़्यादा मतलब ऑप्टिक्स के लिए ही फेमस उनको माना जाता था, न्यूटन साहब को। ठीक है, उन्होंने ऑप्टिक्स में बहुत ज़्यादा बुक्स दिए और उसी को वो ज़्यादा डेवलपमेंट किए। फिर आपका 1678 में, यानी 1678, इस समय फिर आए आपका दूसरे वैज्ञानिक जिनको हम लोग बोलते हैं हाइजेन। ठीक है, तो हाइजेन साहब आए और इन्होंने बोला कि जो लाइट है
वो लाइट जो है, वो लाइट किस नेचर को शो करती है? वेव नेचर को शो करती है। ये बात 1678 ईस्वी में हाइजन साहब ने बताया, ठीक है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि प्रकाश का जो ये दो वेव नेचर है, ठीक है, इस पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया। और यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जो रिफ्रैक्शन लॉ है, ये सारा जो है, मतलब कहने का ये मतलब है कि जो रिफ्रैक्शन का जो फेनोमेनन है, ये काफ़ी संतोषप्रद रूप से, मतलब काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री साबित हुआ था उस समय। मतलब उनका ये कहना था कि अगर हम लाइट का वेव नेचर जो है, वो जो है चीज़ों को ज़्यादा सेटिस्फाइड करती है, ठीक है। तो उनका कहना ये था। फिर बाद में देखा गया 1850 ईस्वी में, उस समय एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था फेको, ठीक है। फेको कह लो या फोको इसको बोला जाता है, फोको भी बोला जाता है इसको, ठीक है ना। तो 1850 में फोको उन्होंने क्या प्रस्तुत किया? उन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट किए वाटर में, ठीक है ना। वाटर में उन्होंने क्या किया? लाइट, जो रेज ऑफ लाइट है, उसका मतलब उसका जो स्पीड है, वो उन्होंने देखा कि जो प्रकाश की जो चाल है वो कम है। किसमें? वायु में। ये उन्होंने देखा। तो इस प्रकार तरंग मॉडल की, मतलब वेव मॉडल का जो है, ये प्रूव हो गया कि वेव मॉडल। तो उन्होंने पुष्टि किया, किन्होंने? फोको ने, ठीक है। बाद में और साइंटिस्ट आए हैं, ठीक है। तो उसके बाद 1850 में तो आए वो फोको साहब ने। उसके बाद और भी साइंटिस्ट आए और उन्होंने ये बताया। उसके बाद हाइजन साहब के बाद आपका फोको आए, फिर फोको के बाद आपका बहुत लोग आए, फिर आइंस्टाइन साहब आए। उन्होंने बोला कि नहीं, लाइट जो है वो वेव नेचर शो करती है, ठीक है। सबसे लास्ट में आपका आए डी ब्रोगली साहब। तो डी ब्रोगली साहब ने बोला कि जो लाइट है उसके पास डुअल नेचर है, ठीक है। तो ये आपका लाइट का थोड़ा सा स्टोरी था, ठीक है। तो आप देखिए, तो यहाँ पर जो है, जो रेडिएशन है हैव डुअल नेचर, दैट इज वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो कई सारे साइंटिस्टों को रिसर्च करने के बाद, ठीक है, इसलिए 1900 के बाद, सन 1900 के बाद जितना भी हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं वो सारा फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, लुइस डी ब्रोगली सजेस्टेड दैट द पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स etc. have also dual nature. They also can have particle as well as wave nature. ये किन्होंने बताया? डी ब्रोगली साहब ने बताया, ठीक है। आफ्टर दैट नोट में क्या उन्होंने बताया कि इन नो एक्सपेरिमेंट मैटर एग्जिस्ट बोथ एज ए पार्टिकल एज अ एंड एज अ वेव साइमल्टेनियसली. It is either one or the other aspect. The two aspects are complementary to each other. ये सारा चीज़ है. His suggestions was based on, किस बात पर बेस्ड था? सबसे पहला, the nature loves symmetry, जो प्रकृति होती है वो सिमेट्री को पसंद करती है. दूसरा जो उन्होंने बताया वो the universe is made of particles and radiations and both entities must be symmetrical. दोनों ही सिमेट्रिकल होना चाहिए. नाउ द डी ब्रोगली वेव, उन्होंने, और कैसे हम इसको समझेंगे? ये आपका जो वेव है ये आपका डी ब्रोगली वेव है. ये जो डायग्राम आप देख रहे हो इसमें देखिए और दिखाया गया. तो दिस इज लेमडा. तो आप देख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रस्ट और टू कंजिक्यूटिव ट्रफ इज नॉन एज लेमडा. लेमडा इज कॉल्ड वेव लेंथ. तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली अ मूविंग मटेरियल पार्टिकल कैन एसोसिएटेड विथ अ वेव, that is a wave can guide the motion of the particle. Clear है? There the waves associated with the moving material particle are known as de Broglie wave और matter waves. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन क्या था डी ब्रोगली का. अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी द एनर्जी ऑफ फोटोन इज E equals to h न्यू, जो कि आप पहले से पढ़ चुके हो. शुरू में ही मैंने आपको बताया था
कि जो फोटोन होती है उसके पास जो एनर्जी होती है वो एच न्यू के बराबर होती है, एंड एच न्यू इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा। क्यों? क्योंकि न्यू इज फ्रिक्वेंसी, और हम लोग पढ़े हैं सी इक्वल्स टू होता है न्यू इंटू लेमडा, तो न्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सी बाई लेमडा। तो सी बाई लेमडा इसके जगह पे पुट कर दिए तो एच सी बाई लेमडा हो गया। अब इसमें जो है एच वो है, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको इक्वेशन से भी पता चलेगा, जो डी ब्रोगली था ना, एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेव, तो क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो फोटोन के पास जो एनर्जी थी वो इतनी थी, ई इक्वल्स टू एच न्यू एंड दिस इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा। और जो आइंस्टाइन साहब का थ्योरी था, तो आइंस्टाइन थ्योरी जो उन्होंने दिया था उनके द्वारा जो इक्वेशन आई ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। अब मैं आपको बता दूं कि जो ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर है, तो यहाँ पर देख लीजिए मास, ये मास है और ये एनर्जी है, ठीक है। तो इसलिए इस रिलेशन को मास एनर्जी रिलेशन भी बोला जाता है, मास एनर्जी रिलेशन ऑफ आइंस्टाइन, या फिर आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, या फिर आइंस्टाइन इक्वेशन। ये बहुत फेमस इक्वेशन है, ठीक है, तो ये बोला जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा जो है, एक तरफ आपका जैसे एनर्जी है और दूसरी तरफ एच न्यू है। तो आपको मैं बता दूं कि जो एनर्जी होती है ना, वो होती है, एनर्जी क्या होती है, जैसे हाफ एम बी स्क्वायर ये कह लो आप, तो हाफ एम बी स्क्वायर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है यानी पार्टिकल है, यानी ये जो ई है ये पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है। और जो न्यू होती है ये होती है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी किसका होता है? जो वेव ट्रैवल करती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये जो ई इक्वल्स टू एच न्यू है, ये जो इक्वेशन है ये आपका डुअल नेचर का इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए लेमडा जो होता है वो वेव का होता है, इसलिए इसका वेव नेचर इधर हो गया, और एक तरफ ई है एनर्जी, एनर्जी होता है पार्टिकल का, ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्टिकल नेचर। यानी लाइट जो है पैकेज ऑफ फोटोन्स है, पैकेट्स ऑफ फोटोन्स है। सो लेमडा इक्वल्स टू एच बाई एम सी। जब हम इन दोनों को इक्वल करेंगे, यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी ई है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? एच सी बाई लेमडा, दिस इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो यहाँ से एक सी ने एक सी को मार दिया, तो यहाँ से जो लेमडा की वैल्यू निकलेगी वो आपका हो जाएगा एम सी, नहीं सॉरी एच बाई, यहाँ से ये जो लेमडा निकलेगा वो एच बाई एम सी हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो, तो एच सी बाई लेमडा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एम सी स्क्वायर। एक सी ने एक सी को मार दिया, तो मुझे क्या चाहिए? लेमडा चाहिए, तो लेमडा इक्वल्स टू हो गया एच बाई एम सी। तो इतनी होती है ये वेवलेंथ का इक्वेशन। और ऐसा कर सकते हैं लेमडा इक्वल्स टू एच बाई पी भी कह सकते हैं, वेयर पी इक्वल्स टू एम सी, और पी को हम लोग मोमेंटम कह सकते हैं फोटोन का, है ना। इफ इंस्टेड ऑफ ए फोटोन वी हैव अ मटेरियल particle of mass m moving with velocity v, then the equation becomes lambda equals to h by mv, which is the expression for de Broglie wavelength। तो ये आपको देख लो, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का इक्वेशन है, ये भी डी ब्रोगली वेवलेंथ का इक्वेशन है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ में जो इक्वेशन है वो ऐसा है, ठीक है। और इसमें और क्या पढ़ना है, कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, है ना। इफ द पार्टिकल मूव्स फास्टर देन द वेवलेंथ विल बी स्मॉलर। यहां से आप देख सकते हैं इस वाले इक्वेशन से कि लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है। तो यहां पर दूसरा कंक्लूजन क्या है? इफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट, अगर पार्टिकल रेस्ट पे है देन डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनफाइनाइट, ठीक है ना। सच एज वेव कैन बी विजुअलाइज्ड, क्योंकि देखो ये क्या है, लाइट है, तो लाइट के बारे में ऐसा बोला गया कि रेस्ट मास के लिए, एम नॉट के लिए लाइट जो है वो डिफाइन नहीं है। तो रेस्ट मास में ऐसा माना जाता है कि जब पार्टिकल, अगर रे ऑफ लाइट को मतलब रेस्ट मास के लिए डिफाइन ही नहीं किया गया, तो अगर हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि जैसे इफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो रेस्ट मानेंगे तो एम की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर एम की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वेवलेंथ जो होगा वो लेमडा जो होगा, लेमडा को क्या एच बाई 0 हो जाएगा, तो h बाई 0 यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये सारा चीज़, तो सच अ वेव कैन नॉट बी विजुअलाइज, तो इस तरह से हम लोग वेव को विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक ना। लेमडा इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल, यानी मास जितना ज़्यादा होगा लेमडा उतना ही कम होगा। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ हैवियर पार्टिकल इज स्मॉलर देन दैट विद अ लाइटर पार्टिकल। Now the fourth point is de Broglie wavelength is independent of the charge of the particle। इस इक्वेशन में देख सकते हैं कहीं पे चार्ज
कुछ दिया हुआ नहीं है, तो चार्ज नहीं है, तो यानी वो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो चार्ज से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। आफ्टर दैट मैटर वेव्स लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रैवल इन वैक्यूम एंड हेंस दे आर नॉट मैकेनिकल वेव्स। चूंकि मैटर वेव जो है वो ट्रैवल करता है वैक्यूम में, इसलिए उसको हम लोग मैकेनिकल वेव नहीं कह सकते, क्योंकि मैकेनिकल वेव को ट्रैवल करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। अब आप बोलोगे सर एक एग्जांपल दो, बिल्कुल दे सकता हूँ, साउंड इज ए मैकेनिकल वेव। तो आप सबको पता है कि मून पे यानी चंद्रमा पर हम जब लाइट जलाते हैं तो दिखाई देता है, और जब हम एक दूसरे को जब आवाज़ लगाते हैं तो सुनाई नहीं देता है। इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो मैकेनिकल वेव नहीं है। क्लियर है? मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिकॉज दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एक्सिलरेटेड चार्जेस। तो जो मैटर वेव्स होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, क्योंकि उनको एक्सिलरेटेड चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया गया। आई बात समझे? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वही होते हैं जो एक्सिलरेटिंग चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्लियर है? अब आप देखो, मैटर वेव्स आर प्रोबेबली वेव्स, ये वाला एम्पलीट्यूड ऑफ विच गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट। क्लियर है? तो ये आपका, अब देखिए इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या किया गया था वो समझिए। ठीक है? तो ये एक्सपेरिमेंट में ये देखिए, ये आपका एक फिलामेंट लिया गया, उसको एक बैटरी से जोड़ दिया गया, और एक इलेक्ट्रॉन गन है, ए इज इलेक्ट्रॉन गन। यहाँ पर देखिए निकल क्रिस्टल एक लिया गया है, और इस क्रिस्टल को, ठीक है ना, ये लैटिस क्रिस्टल, यहाँ पर दो क्रिस्टल लिया गया, एक लैटिस क्रिस्टल है और ये एक निकॉन क्रिस्टल है। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक गन, ये वाला ए इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक गन। तो यहाँ पर देखिए कैसे फेनोमेनन होते हैं, आप देख रहे हो। फिर से देखिए, ये देखिए, ये यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे निकलेगा और ऐसे ही इस पर पड़ने के बाद इधर चला जाएगा, और यहाँ पर एक डिटेक्टर लगा होगा तो वो डिटेक्ट करेगा। ये देखिए ऐसे। क्लियर है? दिस इज डिटेक्टर। ये देखिए यहाँ पर डिटेक्टर लगा हुआ है। क्लियर है? इस तरह से। तो ये था आपका, यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएगा, आपका रेडिएशन जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए जितने एंगल पर आया है ये रे ऑफ लाइट, जितने एंगल पर आया है, थीटा एंगल पर आया और थीटा एंगल पर ही ये चला गया, और इसके बीच का जो एंगल है उसको हम फाई माने हैं। तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट जो किया गया उसमें क्या बताया गया, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन गन इज मेड टू फॉल ऑन निकल क्रिस्टल कट along cubical axis at a particular angle। ठीक है? तो ये यहाँ पर बताएगा कि अब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, है ना, एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन गन। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गन है, इससे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो जब ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलता है और निकल कर कहाँ पर गिरा, निकल क्रिस्टल पर गिरा। ठीक है? तो निकल क्रिस्टल क्या करता है, ऑन निकल क्रिस्टल कट अलोंग क्यूबिकल एक्सिस एट अ पार्टिकुलर एंगल। तो कुछ पार्टिकुलर एंगल पर यहाँ से ऐसे आकर ऐसे चली जाती है। ठीक है? तो इस तरह से। दूसरा जो है आपका, नेक्स्ट जो है आपका क्या है, द स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर। ठीक है? तो जो स्कैटर बीम होगा वो किसके द्वारा डिटेक्ट किया जाएगा, डिटेक्टर के द्वारा, विच कैन बी रोटेटेड बाय एन एंगल। तो इस डिटेक्टर को देखो, यहाँ पर ये पूरा यहाँ इस डिटेक्टर को यहाँ ले रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। तो कुछ एंगल से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी वेरीड बाई चार्जिंग द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रॉन गन। तो उसको हम चार्ज भी कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फाउंड टू बी मैक्सिमम व्हेन एंगल ऑफ स्कैटर इज 50 डिग्री। यानी कि ये जो स्कैटर्ड बीम है तो इसकी जो इंटेंसिटी है सबसे हाई कब होगी, जब ये जो थीटा है ये कितना डिग्री होगा, ये 50 डिग्री पर होगा, है ना। एंड द एक्सेलरेटिंग
पोटेंशियल वोल्टेज इज 54 वोल्ट। तो 50 डिग्री पर ये मैक्सिमम स्कैटर्ड होगा एंड 54 वोल्ट पे इसमें अगर हम 54 वोल्ट एनर्जी सप्लाई देंगे तो हमारा मैक्सिमम क्या बोलते हैं, हाँ, मैक्सिमम स्कैटरिंग होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए थीटा प्लस 50 प्लस थीटा, अगर सॉरी मैंने इसको ये जो थीटा है ना, ये फाई जो है ना, ये 50 डिग्री लिया गया है। मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होकर गलत बता दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से इसको पढ़ते हैं। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी मैक्सिमम व्हेन एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज 50 डिग्री। यानी 50 डिग्री किसको लिया है? इस फाई को लिया है। सो दिस फाई इज कॉल्ड एंगल ऑफ स्कैटरिंग। आई बात समझ में? तो हमको ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं। तो थीटा प्लस 50 इक्वल्स टू थीटा, थीटा प्लस 50 प्लस थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इन तीनों का जो सम है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये कितना है? 180 डिग्री है। ठीक है, अगर ये 180 डिग्री है तो थीटा कितना निकल रहा है? 65 डिग्री निकल रहा है। तो यहाँ पर फॉर निकल क्रिस्टल जो होगा लैटिस स्पेसिंग डी इक्वल्स टू 0.91 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो यहाँ से हम क्रिस्टल, निकल क्रिस्टल के लिए लैटिस स्पेसिंग हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमम n इक्वल्स टू 1, तो पहला प्रिंसिपल मैक्सिमम के लिए n की वैल्यू 1 ले लेंगे, और n की वैल्यू 1 लेंगे तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन जो होगा वो कैसा होगा? सिमिलर टू एक्सरे डिफ्रैक्शन। अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो डिफ्रैक्शन होगा वो सिमिलर टू एक्सरे का जैसा डिफ्रैक्शन होगा उसी पैटर्न का प्राप्त होगा। तो यहाँ से एक ब्रैग्स इक्वेशन आता है, दैट इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, ये दिया गया है इससे। ठीक है ना, तो इसका प्रूफ मैं आपको PDF फाइल सेंड कर दूंगा कि इसको मतलब इसको कैसे लिखना है, क्या करना है। ठीक है, आपको एक्सपेरिमेंट तो समझ में आ ही गया होगा। और इसमें देखिए, इसमें इंटेंसिटी और इंसिडेंट बीम ये दोनों का कैसे वेरिएशन होता है, ये दोनों का इस तरह से वेरिएशन होता है। ठीक है, आप फिर से देखिए कैसे वेरिएशन होता है ग्राफ का। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस में लिया गया इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम एट 44 वोल्ट। 44 वोल्ट पर अगर हम लोग स्कैटर्ड बीम का ये लेते हैं एक्स एक्सिस में और इंसिडेंट बीम रखते हैं, तो उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, ऐसा। तो अब इसका मतलब क्या है वो समझिए। फिर यहाँ पर देखिए एक और चीज़, 48 वोल्ट पर अगर लेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, और अगर हम लेंगे कितने वोल्ट पर? 54 वोल्ट पे, तो इस तरह से होगा। ठीक है, ये स्कैटर्ड बीम हो जाएगा, ये एंगल 50 डिग्री पर। और अगर हम 64 वोल्ट पर लेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, उन्होंने बताया कि लैम्डा जो होगी वो h डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2me इंटू वी होगी। ठीक है, ये उन्होंने बताया। क्लियर है? अब आप बोलोगे कि सर ये जो 2me इंटू वी आपने दिखा तो दिया है, बट ये समझ में नहीं आया कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि हम लोग जानते हैं कि ये आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे हम लोग जानते हैं क्या, हाफ mv स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू कितना होगा? p स्क्वायर बाई 2m, इसको ऐसा लिख सकते हैं। और फिर p को हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू के लिख सकते हैं। ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स में। तो यहाँ से आप इसको फिर इतना लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू ई इंटू वी। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो जब उतना लिख सकते हैं तो लेमडा इक्वल्स टू मेरे पास क्या है? h अपॉन पी है। तो p का फाइनल वैल्यू हम क्या निकालें? h डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2m k, इतना निकाले हैं p की वैल्यू। ठीक है, तो मैंने इतना पुट कर दिया, और इसकी जगह पर और फिर हम पुट कर सकते हैं 2 इंटू एम इंटू ई इंटू वी, ये पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया h डिवाइडेड बाई, ये देखिए लेमडा इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाई। ठीक है, तो आप सिंपली ये समझ लो कि ये इक्वेशन कैसे आया है। ये इक्वेशन यहाँ से आया, लेमडा इक्वल्स टू हमारे पास होता है h बाई पी, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो p है, ये जो p है ये मोमेंटम है। तो मोमेंटम जो है काइनेटिक एनर्जी से हम लोग निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, तो ये होता है आपका काइनेटिक एनर्जी। तो इस हाफ mv स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? अगर हम ऊपर में m स्क्वायर और v स्क्वायर ले लिए तो नीचे मेरा एक m बढ़ाना पड़ेगा, तो 2 इंटू एम हो जाएगा। तो m इंटू वी
इसका करेंगे होल स्क्वायर और नीचे करेंगे 2m, तो ये देखिए दिस इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m ऐसा आ गया, ठीक है। और अगर पी स्क्वायर बाई 2m आ गया तो वहां से p की वैल्यू निकल जाएगी कितनी, मेरे पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कितना आ गया, पी स्क्वायर बाई 2m आ गया। तो फिर यहाँ पर मुझे चाहिए p की वैल्यू, तो ये 2m उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2km, और फिर ये p स्क्वायर था, स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये इस तरह से आया है, ठीक है। अब उसके बाद 2km को, तो चूंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में है। तो हम जो यहाँ पर इस इक्वेशन में जैसे लेमडा इक्वल्स टू मेरे पास क्या होता है, h बाई पी होता है, तो h ही रहेगा, p की जगह पर क्या हो जाएगा, p की जगह पर हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू के। अब इस k के जगह पर हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बात किया गया है काइनेटिक एनर्जी का, और यहाँ पर जो पार्टिकल के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी फोटोन के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो फाइनल जो इक्वेशन आ गया वो आपका ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये, ठीक है, ये इक्वेशन किस तरह से फंक्शन करेगा। तो अगर हम सबका वैल्यू रख देंगे इस इक्वेशन में सबका वैल्यू रखेंगे, जैसे हम सबका वैल्यू रखने का क्या मतलब है, हम h का वैल्यू रखेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट, m का भी वैल्यू रखेंगे और e का भी वैल्यू रखेंगे, तो जो मेरा लेमडा आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा 1.227 और डिवाइडेड बाई ये स्क्वायर रूट ऑफ v, ये आ जाएगा, ठीक है ना। v मतलब पोटेंशियल है, वोल्ट है, क्लियर है। तो यहाँ पर अब जैसे देखिए इतना जो होगा ये नैनोमीटर में आएगा, ये जो आएगा समझ में। तो यहाँ पर देख लीजिए दिस इज इक्वल्स टू 12 पॉइंट, ये जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना, ये मिस्टेक है इसमें, ये 12.27 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 1.227 होना चाहिए एंगस्ट्रम, नहीं, ठीक है, वो नैनोमीटर में उतना था, और ये जो है, ठीक है, ये देखिए ये जो है ना ये सही है, ये नैनोमीटर अगर होता तो मेरा होता 1.227 और डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ v, तो नैनोमीटर न लेकर, ठीक है, क्योंकि 10 नैनोमीटर इक्वल्स टू एंगस्ट्रम, वही रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, तो फाइनली जो क्या मिला मुझे कि देयरफॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन एट v इक्वल्स टू 54 वोल्ट इज 1.67 एंगस्ट्रम विच इज इन क्लोज अरेंजमेंट विथ 1.65 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो ये आपका है, आपका देखिए फिर इंटेंसिटी वर्सेस एनोड पोटेंशियल, तो इन दोनों का रिलेशन कैसा, ये इंटेंसिटी है, ये आपका एनोड पोटेंशियल है, ये रिलेशन आपका इस तरह से शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका वेरिएशन है इंटेंसिटी और इसके बीच, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि क्लियर है ना, ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो लिया गया ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 54 वोल्ट लिया गया, यहाँ पर देख लो स्क्वायर रूट ऑफ v है, ये जो है ना स्क्वायर रूट ऑफ v है, ठीक है। अब बोलोगे सर ये कैसे आया, तो यहाँ पर इसके जस्ट पहले वाले में देख लो आप, यहाँ पर देख लो लेमडा जो है आपका ये h बाई समथिंग है, तो यहीं से आपका जो ये रिलेशन है स्क्वायर रूट ऑफ v का रिलेशन है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी वर्सेस जो स्क्वायर रूट ऑफ v का जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न जो होगा 100 इलेक्ट्रॉन से अगर ज़्यादा है आफ्टर 100 इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसा पैटर्न होगा, ठीक है। अगर 1000 इलेक्ट्रॉन से अगर 3000 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, ठीक है, डिफ्रैक्शन पैटर्न आफ्टर 3000 इलेक्ट्रॉन तो ऐसा होगा, और अगर 70,000 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो आपका इस फॉर्म में दिखेगा। यहाँ पर आप देख रहे हो एक ब्राइट फ्रिंज दिख रहा होगा और एक डार्क फ्रिंज दिख रहा होगा, तो ये आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न है, ठीक है ना। 100 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ऐसा दिखेगा, 3000 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रहेगा तो ऐसा दिखेगा, 70,000 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा तो ऐसा दिखेगा। तो ये यहाँ पर आपका देख लीजिए एंड ऑफ द डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, तो यहाँ पर जो है डुअल नेचर ऑफ मेडिसिन का पूरी तरह से समाप्ति हो जाता है, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि आप इस पे कई सारा सवाल कर सकते हैं। आपको मैं एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं, आप इसको घर पे करिएगा, आप नोट करिए सवाल को, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन
व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स। ठीक है, सवाल में पूछा गया है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा किसी इलेक्ट्रॉन का, और एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट से उसको एक्सेलरेट किया गया है किसी इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो उसका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा वो कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन बनेगा, सवाल ये है कि कोई इलेक्ट्रॉन है, इसको हम 100 वोल्ट से एक्सेलरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके पास जो वेवलेंथ होगा वो कितना होगा। तो वेवलेंथ जो होगा आपका, ये आपका वेवलेंथ जो होगा, ये हम जानते हैं वेवलेंथ होता है h/p, और h/p की जगह पर हम लिख सकते हैं h/2m/e/v। तो v तो 100 वोल्ट दिया हुआ है आपका, तो वैसे करके आपका बनेगा। तो मैंने हिंट कर दिया क्वेश्चन को। तो इस तरह से और भी कई सारा सवाल आता है एग्जाम में, कई बार पूछ देता है। ठीक है, अब कई बार आपको काइनेटिक एनर्जी और इसके बीच रिलेशन पूछेगा। जैसे एक सवाल है आपका कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, और एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है और एक आपका प्रोटॉन है। ठीक है, हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। इन तीनों के पास सेम काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सेम। तो अब यहां पर पूछा जा रहा है विच ऑफ दिस पार्टिकल हैज द शॉर्टेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यानी एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और आपका एक अल्फा पार्टिकल है। तो इन तीनों के पास सेम काइनेटिक एनर्जी है। तो इनमें से किस पार्टिकल के पास जो वेवलेंथ होगी, है ना, विच ऑफ दीज पार्टिकल्स हैज द शॉर्टेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होगी सबसे कम किसकी होगी, यही पूछा जा रहा है। तो ये दो सवाल मैंने आपको बताया। ये भी आपका डायरेक्ट फॉर्मूला पे बनेगा, ये भी, क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, p²/2m। ये तो हम पहले से जानते हैं। और फिर यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू कितना होता है, h/√2k और m, ये होता है आपका। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है, तो डिपेंड किस पे किया, मास पे किया। यानी जिसका मास कम होगा उसकी वेवलेंथ अधिक होगी, और जिसका मास अधिक होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी। यानी अब आपके पास तीन पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और क्या है, एक अल्फा पार्टिकल है। तो इन तीनों में से आपको खोजना है कि सबसे भारी पार्टिकल कौन सा होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लैम्डा जो फाइनली डिपेंड कर रहा है, क्योंकि देखो ऊपर में h है, ये भी आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, और नीचे क्या है 2mk। तो k तो काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है सबका सेम है, तो 2 भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो फाइनली जो है किस पे डिपेंड किया, √m पे। यानी जिसकी मास अधिक होगी उसकी लैम्डा कम होगी। तो ये आपका दोनों का मैंने आपको हिंट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका आज का लेक्चर था विथ न्यूमेरिकल। ये आपका पूरी तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आप लोग जो है अच्छे से पढ़िएगा। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको क्या क्या याद रखना चाहिए, आपको मैं बता रहा हूँ। जो एनडीए में सवाल पूछे जाते हैं, कई बार आपको मैं बता रहा हूँ प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन पूछ दिया जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में पूछेगा, उसका डायमेंशन भी पूछ सकता है। फिर आपका वर्क फंक्शन का डायमेंशन पूछा जा सकता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन पूछ सकता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे निकालते हैं वो पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट्स आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आपके पास जो एक्सपेरिमेंट कभी कभी पूछता है, सीबीएसई बोर्ड में पूछ देता है कभी कभी, ठीक है, कि आप एक्सपेरिमेंट को आप पूरा एक्सप्लेन करो। तो जितने भी रिलेशन है बहुत कम ही फॉर्मूला है इस चैप्टर में, मुश्किल से अगर गिन के आप डिजाइन करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 फॉर्मूला है और 10 या 12 टाइप या 15 टाइप्स के सवाल हैं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट अगर 15 सेलेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर में अच्छे से कर लेता है तो उसका कोई भी कंपटीशन का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको आसानी से बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको अच्छे से, मैंने 2 न्यूमेरिकल्स करवाए हैं सिर्फ, और मैं आपको एक असाइनमेंट आपको दूंगा आज। असाइनमेंट आप PDF फॉर्म में मैं अपने व्हाट्सएप पे डालूंगा या ग्रुप में डालूंगा, आप देख लेना उसको कैसे करना है। ठीक है, तो कई बार जो होता है हम लोग
चीज़ों को पढ़ते हैं। बेटा मैं आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भले ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या नहीं करो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इससे है कि आप जो वीडियो देख रहे हो आप उस वीडियो को पूरा देखिए। और ये जो चैप्टर्स मैंने पढ़ाया ना, मैंने आज का चौथा लेक्चर आज का था, तो 4 लेक्चर में मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने आपका पूरी तरह से ख़त्म किया। क्लियर है? तो अभी अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये जो चैप्टर में यहाँ पर हम लोगों ने इसको पूरी तरह से फिनिश कर दिया। मैंने आपको बोला था 4 से 5 लेक्चर में ये फिनिश होगा, तो ये 5 लेक्चर में देखो फिनिश हो गया, पूरे 4 लेक्चर में सॉरी फिनिश हो गया। मैटर वेव भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे कि अगर और इन दोनों में अगर कुछ भी छूटा हुआ होगा तो उसको मैं न्यूमेरिकल के जरिए या फिर कोई और थ्योरी, या फिर अगर मुझे लगेगा कि कोई टॉपिक मैंने आपको कम पढ़ाया है तो उसको मैं पीडीएफ बना के और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगले ही लेक्चर में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे कि आप इसको मतलब पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को जितना मैंने पढ़ाया है उसको आप अच्छे से नोट करिए और अच्छे से उसको पढ़िए पूरा फिर से। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।